प्यारे साथियों, मैं प्रदीप सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube शशांक डिफेंस एकेडमी चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं हिंदी के रिगार्डिंग कि बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर थोड़ा सा इसमें डाउट है सर, ये टॉपिक पर डाउट है। तो जैसे कि मैंने थोड़ा सा कलेक्शन किया बच्चों का, तो मेरे को देखने में आया कि मोस्टली जो बच्चियों को जो डाउट है वो डाउट है वाच्य में, कि वाच्य क्या है, कैसे पहचानेंगे आप, क्या है क्या नहीं, सारी चीजें। तो आज आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं, तो आज मैं इसका बेहद बेहतरीन तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं। अगर मैं बात करूं वाच्य की, तो वाच्य को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों वॉइस। गेट इट? इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉइस। देखिए, वाच्य जिसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, एक्टिव और पैसिव वॉइस, सेम कंडीशन यहां होती है, सेम कंडीशन है इसके अंतर्गत। वाच्य किसे कहते हैं, पहले तो हम यही वाच्य का मतलब ही होता है बोलने योग्य। बोलने योग्य। अगर आपसे पूछा जाए कि वाच्य का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि इसका मतलब होता है बोलने योग्य या बोलना। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से, अगर इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये कहा जाता है क्रिया के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त यह बोध हो कि कर्ता प्रधान है या कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। सिंपल सी बात। इट मींस जहां हमें यह पता चले कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में प्रयुक्त यह बोध हो कि, यह जानकारी मिल जाए कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या आपका वाच्य प्रधान है। ठीक है दोस्तों? तो देखिए, ये जो वाच्य होते हैं, वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला कृतिवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। क्लियर है? अगर हम इसी चीजों की बात करें तो हम अपनी डेली लाइफ में कम से कम इस कृतवाच्य को 80% बोलते हैं। 80% हम मोस्टली कृतवाच्य का यूज करते हैं, और जो आपका कर्मवाच्य होता है ये लगभग आप कह सकते हो कि ये 15% और ये 5%। इनकी डेफिनेशन बहुत इजी है, इनकी परिभाषा को रट्टा नहीं लगाना, समझना है बस हमें। केवल समझना क्या है, देखिए आप, कि कृतवाच्य में हमेशा कर्ता प्रधान होगा। इसे आप कृतवाच्य की जगह कर्तावाच्य भी कह सकते हैं। तो एक कृतवाच्य को आप कर्तावाच्य कह सकते हैं, यानी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता होगी वो कृतवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होगी वो कर्मवाच्य, और जिसमें भाव की प्रधानता होगी वो भाववाच्य। बस एक छोटा सा, जहां कर्ता की प्रधानता उसे कहेंगे कृतिवाच्य, जहां कर्म की प्रधानता उसे कर्मवाच्य, और जहां भाव प्रधान होगा उसे हम कहेंगे भाववाच्य। क्लियर है दोस्त? देखें, अब मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूं। डेफिनेशन तो हो गई, कर्तावाच्य प्रधान, कर्ता प्रधान है तो कृतवाच्य, कर्म प्रधान है तो कर्म, भाव प्रधान है तो भाववाच्य। अब मैं इसको देखो, कॉन्सेप्ट देखना, अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिए ना तो आपकी कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलें। सो लेट स्टार्ट अवर कृतवाच्य।
ठीक है दोस्तों, अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, कृतवाच्य चालू कर रहे हैं। कृतवाच्य के नियम याद रखें आप। नियम, पहला नियम पता है क्या है इसका? पहला नियम है कि इसमें कर्ता जो है वो विभक्ति रहित होगा। जो कर्ता है वो इसमें विभक्ति रहित होगा। विभक्ति आप जानते हैं ना, कारक के जो चिन्ह होते हैं उन्हें हम विभक्तियां कहते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, तो ये क्या है आपकी विभक्तियां। तो जहां कर्ता विभक्ति रहित होगा, ठीक है। नियम नंबर दूसरा, यदि विभक्ति होगी, यदि विभक्ति होगी तो केवल और केवल ने होगी। यदि विभक्ति होगी तो कर्ता के साथ क्या लगी होगी, ने विभक्ति लगी होगी। ये दो नियम। पहली चीज तो कर्ता विभक्ति रहित होगा। अगर विभक्ति रहित नहीं है तो ये देखेंगे आप, क्या उसके साथ, कर्ता के साथ ने यानी कर्ता कारक की विभक्ति लगी है, ठीक है। तीसरी चीज, कृतवाच्य की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों आती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सर इसमें अकर्मक क्रिया रहेगी या सकर्मक। इसमें दोस्तों दोनों क्रियाएं रहती हैं, चाहे वो अकर्मक हो चाहे वो सकर्मक हो। ठीक है। नंबर फोर्थ पॉइंट, कर्ता के अनुसार क्रिया रहती है। ठीक है दोस्तों, ये चार पॉइंट हैं आपके कर्तवाच्य के। कर्ता विभक्ति रहित होगा, यदि विभक्ति होगी तो ने विभक्ति लगी होगी। तीसरा, इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों कॉन्सेप्ट रहेंगे, और कर्ता के अनुसार क्रिया रहती है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार चलती है। ठीक है, देखें अब एग्जाम्पल। बच्चा रोता है, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, बच्ची रोती है। तीसरा, मोहन उपन्यास पढ़ता है। राधा उपन्यास पढ़ती है। द फाइव वन इज, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। तो गाइज याद रखना पहली चीज कि ये दोनों की दोनों कौन सी क्रियाएं हैं आपकी, अकर्मक। और ये तीनों की तीनों कौन सी क्रियाएं हैं आपकी, सकर्मक। अब आप देख सकते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता अकर्मक और सकर्मक, तो दोस्तों याद रखिएगा, अकर्मक में कर्म नहीं होता, सकर्मक में कर्म होता है।
यानी कि जहां कर्ता का प्रभाव जहां क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक कहेंगे, और जहां क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर सीधा कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा, इसमें जो भी नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग ही मैं काम कर रहा हूं, कुछ भी चीज में अलग नहीं कराऊंगा। अकर्मक सकर्मक पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आप ये देखेंगे दोस्तों कि पहले से लेकर के ये 4 तक, ये जितने भी 4 हैं इन सभी में ये बच्चा क्या है, क्या है, कर्ता। इसमें बच्ची क्या है, कर्ता। मोहन क्या है, कर्ता। इसमें राधा क्या है, कर्ता। तो ये 4 वाक्य जो स्टार्टिंग के जो 4 एग्जाम्पल हैं आप देखें, इसमें जो कर्ता है वो क्या है, वो विभक्ति रहित है। आप देख रहे हैं कर्ता के साथ इसमें किसी भी प्रकार की कोई विभक्ति नहीं लगी हुई है। ठीक है सर, लास्ट वाले पे आ जाते हैं। मैंने ये बोला था कि यदि विभक्ति होगी तो केवल ने विभक्ति लगी होगी। तो आप इस सेंटेंस को देखें, इसमें क्या लगा है आपका, ने विभक्ति लगी हुई है। और जब कर्ता के साथ ने विभक्ति लग जाती है तो आप सारे नियमों को छोड़ दीजिएगा, तोड़ देना, सारे नियम तोड़ देना, और बस पहचान लेना कि इस कर्ता के साथ जब ने लग जाता है, केवल और केवल ने, और किसी कारक की कोई विभक्ति वाक्य में नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, ये नहीं कि कर्म कर्ता के साथ कर्म की विभक्ति लग जाए, नहीं केवल और केवल किसकी लगी होनी चाहिए, कर्ता कारक की विभक्ति लगी होनी चाहिए। और जैसी कर्ता कारक की विभक्ति लग जाती है दोस्तों तो पहचान हो जाती है कि आपका कृतवाच्य है। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एज अ लास्ट पॉइंट इज, मैंने इसमें बोला कि जो आपकी क्रियाएं हैं वो सदैव, वो हमेशा कर्ता के अनुसार रहती हैं। जरा देखें, बच्चा, ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, ये है आपका पुल्लिंग। जब ये पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी बन गई, पुल्लिंग। बच्ची स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, तो क्रिया भी यानी कि ये कर्ता क्या बन गई, देख सकते हैं आप। जो क्रियाएं हैं वो हमेशा कर्ता के अनुसार रहेंगी। यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होंगी, यदि क्रिया पुल्लिंग है तो कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग रहेंगी। मोहन स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है तो देखें क्रिया भी पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है तो देखें ये भी स्त्रीलिंग है। बस केवल ये छोटे छोटे 5 पॉइंट्स होते हैं, इसी में आपका कृतवाच्य खत्म हो जाता है 2-4 मिनट में। कॉन्सेप्ट बेहद आसान है, आप लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं हिंदी से। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों कर्मवाच्य के लिए। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे दोस्त, कर्मवाच्य। परिभाषा क्या है, जहां कर्म की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके नियम पे बात करता हूं मैं। नियम नंबर पहला इसका क्या कहेगा, देखिए नियम, नियम नंबर इसका पहला ये कहता है कि इसमें केवल और केवल सकर्मक क्रिया काम करेंगी। क्योंकि दोस्तों एक बात बताओ, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़े। इट मीन्स उसमें कर्म होना चाहिए, और जिसमें कर्म होता है वो कौन सी क्रिया होती है, वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर रूल नंबर सेकंड, इसमें याद रखिएगा हमेशा कि मैं ये कह सकता हूं कि जो क्रिया है, क्रिया सदैव कर्म के अनुसार होगी। यानी इसमें कर्मवाच्य में अगर क्रिया का लिंग निर्धारण जो होता है वो कर्म के अनुसार होगा। अगर कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तीसरा, इसमें जो विभक्ति लगी होती है, इसमें जो विभक्ति लगी होती है, मैं ये कह सकता हूं कर्ता के साथ जो विभक्ति लगेगी वो किसकी लगेगी, करण कारक की। और करण कारक की विभक्ति क्या होती है, से या फिर
के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक, बस ये तीन है। अब मैं एग्जाम्पल बताता हूं, देखें आप। अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें तो उसमें और इसमें बस छोटा सा फर्क है। उसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं थी, लेकिन हमारे कर्म में केवल और केवल सकर्मक क्रियाएं रहेंगी। उसमें कर्ता कारक की विभक्ति साथ थी, वैसे तो कर्ता विभक्ति रहित होता है उसमें, पर इसमें कर्ता क्या होगा, करण कारक की विभक्ति के साथ होगा। ठीक है, देखें। आम खाया जाता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तो दोस्तों पहली चीज तो याद रखिएगा, देखें जो हमारा कर्म है वो क्या है, ये रहा। इसमें क्या है, ये रहा। इसमें क्या है, कर्म, ये रहा। इसमें ये आपका पता है क्या, कर्ता, लेकिन इन दोनों में मैंने कर्ता को छुपा दिया है। कर्ता को मैंने छुपा दिया है। आम खाया जाता है किसके माध्यम से, यार कोई ना कोई तो आम को खाएगा ना, अवश्य। समझने वाली बात होती है। ठीक है, आम खाया जाता है। जरा देखें, कर, इसमें भी कर्म है, इसमें भी कर्म है, इसमें भी कर्म है। ठीक है, खाना का प्रभाव आम पर पड़ रहा है, पढ़ने का प्रभाव पुस्तक पर पड़ रहा है, लिखने का प्रभाव पत्र पर पड़ रहा है। ये तीनों की तीनों वर्ब जो हैं, तीनों की तीनों क्रियाएं कौन सी हैं, ये तीनों की तीनों दोस्तों आपकी सकर्मक क्रियाएं हैं। आप चाहे इनके सामने भी लगा सकते हैं कि राम से आम खाया जाता है या राम के द्वारा आम खाया जाता है। ठीक है, अब जरा देखेंगे सकर्मक क्रिया, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। क्रिया सदैव कर्म के अनुसार होगी। आम क्या है, स्त्रीलिंग या पुरलिंग, आम है पुरलिंग। तो देखो जब ये पुरलिंग है तो क्रिया कैसी बनी, पुरलिंग। पुस्तक स्त्रीलिंग है, पुरलिंग, स्त्रीलिंग। तो बेटाओ क्रिया कैसी बनी, स्त्रीलिंग। पत्र स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग, पुल्लिंग। तो क्रिया भी कैसी बन गई, पुल्लिंग। देख लीजिए जरा, इतना इजी कॉन्सेप्ट, इतना इजी कॉन्सेप्ट, बताइए कौन कहता है कि वाच्य समझ नहीं आता। जब पढ़ोगे आप अपने प्रदीप सर के साथ शशांक डिफेंस एकेडमी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, तो बेहद अच्छे से समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसके साथ एक चीज और बताना चाहूंगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो याद रखिएगा कि ये जो नुक्ता है इसका प्रयोग किस में और क्यों हुआ, और हिंदी देवनागरी लिपि में इस नुक्ता का प्रयोग कैसे किया गया और किसने किया। ठीक, आप जरा ये बताएंगे कि जब आप लिखते हो गंदा और जब आप लिखते हो गंभीर, तो दोस्तों आपने कभी नोट किया कि अंकी बिंदी न में बदल गई, और ये सॉरी, गंदा, और एक हो गया आपका गंभीर, और इसमें अंकी बिंदी म में बदल गई। ऐसा क्या रीजन है कि ये म में बदल गई और वो न में बदल गई, इस पे गौर फरमाइएगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो इन्हीं बारीकियों से आपका परिचय कराने वाला हूं दोस्तों, घबराइएगा नहीं। चलें अब हम चलते हैं अपने भाववाच्य की तरफ। भाववाच्य, भाववाच्य यानी कि जहां कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर के भाव की प्रधानता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। एक ही लाइन में क्लियर होगी डेफिनेशन, है ना दोस्तों। इसके नियम देखें, नियम नंबर पहला, इसमें सदैव अकर्मक क्रिया होगी, पहली कंडीशन। कौन सी क्रिया होगी, पहली अकर्मक क्रिया। दूसरी, इसमें करण कारक की विभक्ति होगी, करण कारक की विभक्ति। और किसके साथ होगी दोस्तों, याद रखना, यहां लगा देता हूं प्लस, कर्ता के साथ होगी। ठीक है, नंबर तीसरा पॉइंट,
अंतिम शब्द जाता। वाक्य के अंत में भाववाच्य, जो भी भाववाच्य होगा उसके अंत में देखना जाता शब्द मिलेगा। नंबर 4, नकारात्मक वाक्य होगा, यानी कि उसमें हमेशा नेगेटिविटी सेंस क्रिएट होगी, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्य क्रिया से ठीक पहले से लगा होगा। मुख्य क्रिया से ठीक पहले क्या लगा होगा? से लगा होगा। एंड द नोट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि किसी वाक्य में कर्ता और कर्म कारक की विभक्ति एक साथ प्रयुक्त हो तो समझ लेना वो आपका सेंटेंस भाववाच्य की ओर इशारा कर रहा है। एग्जाम्पल, मुझसे चला नहीं जाता। सोहन से लिखा नहीं जाता। एंड द लास्ट इज स्टार के साथ, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। पहली कंडीशन कि भाई साहब देख लीजिएगा कि ये दोनों की दोनों क्रियाएं कौन सी हैं? आपकी सकर्मक क्रियाएं, सॉरी अकर्मक क्रियाएं, सॉरी कौन सी क्रियाएं? अकर्मक। दूसरी चीज, करण कारक की विभक्ति होती है। किसकी विभक्ति? करण कारक की। तो देख लीजिए सोहन के साथ से लग गया और सर्वनाम के साथ से लग गया, यानी कि करण कारक की विभक्ति है। अंतिम शब्द जाता होगा दोस्त, बिल्कुल देख लीजिए आप, इसमें अंतिम शब्द क्या है? जाता। ठीक है, नकारात्मक नेगेटिविटी आ चुकी है, देख लीजिए आप। मुख्य क्रिया से ठीक पहले क्या लगा होगा? से लगा होगा। मुख्य क्रिया से ठीक पहले क्या लगा है? दोनों में से लगा है। ये होती है पहचान भाववाच्य की। द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये देखो कर्ता कारक और कर्म कारक की विभक्ति एक साथ प्रयुक्त हो चुकी है आपके इस वाक्य में कि राम ने रावण को मारा। तो दोस्तों याद रखिएगा, यदि किसी वाक्य में कर्ता कारक और कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग एक साथ हो जाता है तो वो आपका भाववाच्य होता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है? आपका भाववाच्य है। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी ट्रिक थी आपकी, छोटा सा चैप्टर था वाच्य, और इसी के साथ आपका वाच्य खत्म होता है। तो देख लीजिए कितनी बारीकियों से आपका मैंने वाच्य खत्म करा दिया है। ठीक है, अगली वीडियोस में हम आएंगे इसका परिवर्तन रूप लेकर के। जब तक आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे इस खास चैनल शशांक डिफेंस।